Hi everyone, welcome to Magnet Brains हिंदी चैनल. This is your English educator पलक रखियानी. इस सेशन में हम कवर करेंगे लेसन 2 मी एंड द इकोलॉजी बिट के क्वेश्चन आंसर्स. यानी क्लास 10 बिहार बोर्ड की इंग्लिश है ये. बुक में दिए गए जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, चाहे वो इन बिटवीन द लेसन हो या फिर बाद में क्वेश्चंस हो, उन्हीं सबको हम कवर करेंगे इस सेशन में. एंड इवन हम देखेंगे जो भी कॉम्पोजिशन है यानी स्पीच है, लेटर राइटिंग है, उसे भी कवर करेंगे. सो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएं. मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है बिल्कुल ही फ्री एजुकेशन 7 से लेकर 12th क्लास तक. बहुत ही बेहतरीन एकदम क्वालिटी कंटेंट है और इसी कंटेंट को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए हमने डाल दिया है बुक्स एंड ई बुक्स में. यानी जितने आपको थ्योरी के वीडियोस मिलते हैं और ले लो MCQs वीडियो मिलते हैं, तो इन्हीं सब का कंटेंट आपको मिल सकता है बुक्स में. तो इन बुक्स को कैसे अवेल करना है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है भाई, उस लिंक को क्लिक करो तो एक छोटा सा फॉर्म ओपन हो जाएगा. उस फॉर्म में आपसे कुछ डिटेल्स मांगेंगे, आप डिटेल्स फिल करके सबमिट कीजिए. देन हमारी टीम आपसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेगी. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. आओ भाई, यहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है, आपको अपनी बुक साथ में रखनी है. आइडियली इस वीडियो को मत देखो, पैनोरामा पार्ट 2 है इंग्लिश की बुक. अब यहाँ पे मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए पेज नंबर भी लिख दिया है कि ये वाले जो क्वेश्चन या फिलअप से आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, वो पेज नंबर रिटन है. सो आप उस पेज नंबर पे आ जाओ. राइट, ट्रू एंड फॉल्स, यानी सबसे पहली चीज है आपको सही या गलत बताना है. कौन से पेज पे है? बुक के पेज नंबर 17 पे मिलेगा, तो वहां आ जाओ. अब क्लियरली, क्योंकि पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं, सो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हर चीज अपने को याद होगी भाई. तो शुरुआत करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, पीपल इजीली गेट कन्विंस्ड बाय जिम. ट्रू एंड फॉल्स में क्या करते हैं समझो. एक स्टेटमेंट दी होगी, आपको जो भी आपने लेसन या चैप्टर पढ़ा है उसके हिसाब से, ध्यान से सुनना, अपनी मर्जी से आंसर नहीं देना है. जो लेसन या चैप्टर पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग यू नीड टू आंसर. सो ओवर हेयर द लाइन इज सेइंग पीपल इजीली गेट कन्विंस्ड बाय जिम. तो हमारी जो स्टोरी थी उसका मेन कैरेक्टर, चीफ कैरेक्टर कौन था? जिम था. तो यहाँ लिखा जा रहा है कि जो लोग थे वो जिम से आसानी से कन्वेंस हो जाते थे. कन्वेंस यानी जिम जो भी उन्हें कहता था, जैसे वो इकोलॉजी के लिए कहता था कि भाई बचाओ नेचर को, गंदगी मत करो, ये सब मत करो, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ करो, तो लोग उसकी बात आसानी से मान जाते थे. ऐसा ये लाइन कहती है. लेकिन अब कुछ बच्चे मुस्कुरा रहे होंगे, हमें अच्छे से पता है कोई भी जिम की बात नहीं मानता था. जिम जो है लोगों को बताता रहता था, लेकिन लोग जो है उल्टा उसी को सुना देते थे. सो दिस स्टेटमेंट इज बेसिकली कैसा है भाई? ये फॉल्स. ठीक है, समझ आया? तो ऐसे ही आपको लिखना है अपनी नोटबुक में या अपनी बुक में. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज फॉल्स. नंबर 2, he uses a paper route to convince people. वो एक पेपर रूट यूज करता है लोगों को कन्वेंस करने के लिए. अब यहाँ मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेनेशन में बता चुकी हूँ, लेकिन रिकॉल करवाऊंगी बेटा. पेपर रूट क्या होता है समझो. कुछ लोग जो है ना इसे गलत समझते हैं. क्या पेपर रूट? तो दोनों वर्ड का मीनिंग निकालेंगे. पेपर यानी कागज, रूट यानी रास्ता, कागजी रास्ता. ऐसा नहीं है, इसे कागजी रास्ता नहीं कहते हैं. यूजुअली जो है ना फॉरेन कंट्रीज में जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर जो स्कूल गोइंग होते हैं या फिर कोई भी होता है, उनके लिए एक जॉब होता है जिसे कहते हैं न्यूज़पेपर देने का जॉब. अरे जैसे हमारे ही यहाँ पे सुबह न्यूज़पेपर वाले भैया आते हैं ना, तो वहाँ पे ये बहुत ही आम बात है. लाइक अगर आप स्कूल में स्टडी कर रहे हो, देन यू कैन टेक दिस जॉब ऑफ गिविंग द न्यूज़पेपर्स, लोगों के घर में न्यूज़पेपर पहुंचाना. तो पेपर रूट न्यूज़पेपर की जॉब है, रेगुलरली देना लोगों को. तो उसने क्या किया, जहाँ जहाँ वो न्यूज़पेपर देता था, जैसे मान लो पहले विलियम के घर गया, फिर ग्रीन के घर गया, है ना, फिर जो है लास्ट में जॉनसन के घर गया, तो ऐसा रूट उसने लिया एंड वहाँ जा जाके उसने लोगों को कन्विंस किया. तो क्या ये बात सही है या गलत? तो बोलोगे मैम ये बात बिल्कुल ही ट्रू है, बिल्कुल सही है, उसने पेपर रूट यूज़ किया था. हाँ, वो अलग बात है कि लोग माने नहीं, कन्विंस नहीं हुए, लेकिन उसने रूट तो यूज़ किया था. सो सेकेंड आंसर इज ट्रू. कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, ही गिव्स सजेशंस ऑन इकोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट. बिल्कुल सही बात है, वो जो है इकोलॉजी के ऊपर. अब इकोलॉजी क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ. जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं और उनका नॉन लिविंग इन्वायरमेंट. जैसे मैं हूँ, हाँ भाई मैं लिविंग हूँ, मेरे आसपास का इन्वायरमेंट, या आप कहीं बैठे हो, आपके आसपास का इन्वायरमेंट, ये सब मिला के बनती है इकोलॉजी. तो जो हमारा जिम है, ही का मतलब है यहाँ जिम. जिम जो है लोगों को इकोलॉजी में फ्री में ज्ञान बांटता था, फ्री में भाषण देता था कि भाई आप जो है अपनी मम्मी को वो कहता था
कि इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज़ मत करो, है ना, बहुत इलेक्ट्रिसिटी जाती है, आप जो है हैंड वाला मिक्सर यूज़ करो। या फिर जो है वो मिसेस ग्रीन को कहता है कि आप जो है न्यूज़पेपर को कबाड़ में मत दो, आप जो है इसे रिसाइकल करवाओ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यस, बिल्कुल सही बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लोगों को सजेशन देता था। कमिंग टू नंबर 4, मिस्टर विलियम वॉज एट हिज हाउस। तो याद कीजिए, मैंने आपको बताया था जब हम ये स्टोरी पढ़ेंगे, एक तो मेन कैरेक्टर है जिम, ये तो सही बात है। अब जिम जो है सीक्वेंस से 3 लोगों के घर जाता है। तो सबसे पहले वो किसके घर गया था? मिस्टर विलियम के घर, ठीक है। दूसरा मिस ग्रीनी के घर, और लास्ट वो गया था मिस्टर जॉनसन के घर, ठीक है। ये नाम बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। अब पहला नाम आता है मिस्टर विलियम, तो अगर कुछ याद आ रहा हो, वो विलियम के घर जाता है, और वैसे तो हर बार मिस्टर विलियम बहाना बना लेता है कि मैं घर पे नहीं हूँ, है ना, बिल्कुल लॉक वॉक लगा के रखेगा कि मैं घर पे नहीं हूँ, ताकि उसको पैसे नहीं देने पड़े। लेकिन अभी जो है जैसे ही जिम ने एंटर किया तो उसने देख लिया कि वो जो है अपने यार्ड में, अपने लॉन में खड़ा हुआ है, तो उसने उसको पकड़ लिया कि भाई तुम घर पे ही हो। सो येस, दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी ट्रू दैट मिस्टर विलियम वॉज एट हिज हाउस, वो अपने घर पे ही थे। लास्ट वाला आ जाओ, पीपल लिसन्ड टू जिम ग्लैडली फॉर ही वॉज एन इको फ्रेंडली। इस लाइन का मतलब क्या है समझो। ये लाइन कहती है कि लोग जो हैं जिम को बहुत ही अच्छी तरीके से सुनते थे, क्योंकि वो बहुत ही इको फ्रेंडली इंसान था। तो अगेन मुस्कुराओगे, बोलो ऐसा नहीं था। हाँ, जिम ज्ञान तो बांटता था, लेकिन वो खुद वो चीज़ फॉलो नहीं करता था। यानी वो मिस्टर जॉनसन को जैसे कहता है कि आप जो है कार में मत जाओ, आप फ्यूल बचाओ, जबकि वो खुद जो है विंटर में अपनी स्नो मोबाइल चलाएगा, मोटर बाइक चलाएगा। तो लोग जो है उसको बिल्कुल ग्लैडली नहीं सुनते थे, और उल्टा उसी का मजाक उड़ा देते हैं, या उसे ही 2 शब्द सुना देते थे। सो दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली गलत, ये फॉल्स है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में आपके आंसर्स हैं, आई होप नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट इज ये बिटवीन द लाइन्स वाले क्वेश्चन है, यानी जब अपन लेसन पढ़ रहे हैं तो ऐसे बॉक्सेस में कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो उन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। दीज आर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। वेरी ब्रीफली का मतलब है कि आपको बहुत बड़ी थ्योरीज नहीं लिखनी है, बहुत ही छोटे में उसको जो है आप डाल के आंसर बना दो 2-3 लाइन्स में। ये कौन से पेज नंबर पे है? दिस इज ऑन पेज नंबर 18, 18 पे आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। Beginning with question 1, what happens when the narrator call Mr. Green, call Mr. नहीं है भाई, ये मिस है, call Miss Green, Mrs. Green। बोलोगे मैम मिस मिस्टर मिसेस कर दिया। समझो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है जब नरेटर कौन है यहाँ पे, पहले तो ये समझो। जिम मिस ग्रीन को अगर मिसेस ग्रीन बुलाता है तो क्या होता है? तो ये कहानी बहुत अच्छे से पता है हमें। जब भी वो मिस ग्रीन को मिसेस ग्रीन बुलाता है तो वो कहती हैं कि मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है भाई? बिकॉज हमें पता है व्हेन डू यू से मिस, यू से मिस व्हेन समवन इज अनमैरिड, है ना। अगर कोई वुमेन अनमैरिड होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? मिस कहेंगे। और अगर मैरिड होगी तो हम कहते हैं यूजुअली मिसेस। तो अब जो है मिस ग्रीन है अनमैरिड, और गलती से कभी जिम के ऐसे मुंह से निकल जाए मिसेस ग्रीन, तो वो चिढ़ जाती थी, तो कहती थी नहीं मेरे पास छुट्टे नहीं है, चेंज नहीं है, मैं पैसे नहीं दूंगी। सो यही आपको आंसर में डालना है। सो व्हाट इज द आंसर? व्हेन द नरेटर कॉल्स मिसेस ग्रीन देन शी प्रिटेंड्स दैट शी हैड नो चेंज टू पे हिम। प्रिटेंड यानी क्या? वो ऐसा नाटक करती थी, ऐसा ढोंग करती थी कि मेरे पास कोई चेंज नहीं है देने को। से काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है, अपनी लैंग्वेज में मैंने लिखा है, तो इसे ज़रूर नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। When the narrator calls Mrs. Green, then she pretends that she had no change to pay him. All right, coming to question number 2. What does the narrator do on Saturdays and Sundays? Narrator यानी जो जिम है Saturday, Sunday, weekends पे क्या करता था? तो वीकेंड्स पे जो है वो इकोलॉजी का काम करता था। सबसे पहले अच्छी बात तो यह है क्योंकि वीकेंड होता है तो लोग घर के बाहर ही मिल जाते थे उसको। तो सैटरडे संडे को वो कलेक्टिंग वर्क करता था। कलेक्टिंग, अब क्या कलेक्ट कर रहा है? तो बेटा वो क्या देने जाता था? न्यूज़पेपर। अब फ्री में तो देगा नहीं, उसके तो पैसे लेगा, तो वो यूजुअली वीकेंड्स पे जाता था पैसे लेने। सो आंसर इज द नरेटर पुट्स इन अ गुड वर्क फॉर इकोलॉजी ऑन सैटरडेज। इट इज़ अ गुड कलेक्टिंग डे एज इट इज़ ईजियर टू मीट पीपल ऑन दैट डे। अब यूजुअली लोग छुट्टी के दिन वीकेंड्स पे घर पे रहते हैं, तो उसको आसानी से सब मिल जाते हैं और वो अपना पैसे जो है आराम से कलेक्ट कर पाता है। सो आई होप दिस आंसर इज़ वेरी क्लियर। चलिए, coming to question number 3. Which animal messes up with Miss Green's yard?
कौन सा एनिमल है जो मिस ग्रीन्स के यार्ड को बिल्कुल ही खराब कर देता है ना। अपना यार्ड जैसे अपन बेसिकली कह सकते हैं छोटा सा, जैसे घर के बाहर गार्डन हो गया है ना, ऐसा एरिया जिसको अपन क्लीन करते हैं, सो दैट इज बेसिकली अ यार्ड। अब कौन मेस कर रहा था, तो हमें अच्छे से पता है, जिम का जो डॉग है ना, उसका पालतू कुत्ता, जिम्स डॉग डिग्स अप मिस ग्रीन्स गार्डन एंड मेसेस अप अ यार्ड। तो उन्होंने कंप्लेन की थी जिम को कि भाई तुम अपने डॉग को बांधते क्यों नहीं हो, वो मेरा पूरा यार्ड खराब कर देता है। सो आई होप द आंसर इज वेरी क्लियर। ओके, यहाँ पे बहुत लंबे लंबे आंसर्स आपको नहीं लिखने हैं, ब्रीफली में आप सिर्फ जो है ऑन द पॉइंट आंसर बताएंगे। चलिए, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। Why does the narrator ask Miss Green to save paper and aluminum cans? नरेटर है, जिम है, मिस ग्रीन को पेपर और एल्यूमिनियम कैन सेव करने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि उसने देख लिया था कि वो न्यूज़पेपर को इकट्ठा करके रख रही थी, है ना, कहाँ, देने के लिए कचरे में। तो वो आइडिया देता है कि आप इन्हें सेव करो। तो क्यों कहता था? उसने इसलिए कहा था ताकि जो है ये पेपर रिसाइकल हो सके, कैंस रिसाइकल हो सके और फिर से यूज़ में आ जाएं। ठीक है, तो इससे जो है पोल्यूशन भी नहीं होगा। So the narrator asks Miss Green to save paper and aluminum can so that they may be remade for their use in future. Remade कह सकते हो या recycle कह सकते हो और उसे फिर से use किया जा सके। So I hope this point is very clear. काफ़ी simple और basic सा आंसर है, इसको ज़्यादा घुमा फिरा के मत लिखना। चलिए, coming to question number 5. Did the narrator succeed in getting Miss Green to do something about ecology? अब ये बताओ, जिम जो है इतनी मेहनत कर रहा था, इतनी बार मिस ग्रीन को समझा रहा था, तो क्या वो सफलता पाता है, क्या वो सक्सीड होता है मिस ग्रीन को समझाने के लिए कि भाई आप नेचर के लिए कुछ करो, इकोलॉजी के लिए कुछ करो? तो हमें बहुत अच्छे से आंसर पता है, इसका आंसर है नो। या वो परेशान होकर वहाँ से चला जाता है कि भाई ये तो मानेंगे ही नहीं, है ना। बहुत ही उन्होंने समझाया लेकिन मिस ग्रीन तो उल्टा उसी को सुनाने लगी। ठीक है, सो व्हाट विल बी द आंसर? The narrator tried hard in getting Miss Green to do something about ecology and got tired, but he could not succeed in his efforts. यानी बहुत कोशिश करी उसने मिस ग्रीन को समझाने के लिए कि कुछ कर रो, लेकिन टायर्ड हो गया, वो थक गया, and he could not succeed in his efforts. यानी वो अपनी कोशिशों में सक्सीड नहीं हो पाया। तो सिंपली आंसर बताना है हमें इसमें। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। What is a compost pit? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है ये पूछा जा सके। थोड़ा ये हमारे साइंस यानी बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक कंपोस्ट पिट क्या होता है। तो मैंने आपको आसान भाषा में बताया था, कंपोस्ट को आप बेटा मैन्योर लिख सकते हो या फिर और आसान तो खाद बोलते हैं ना, खाद। जैसे कोई प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हो तो उसके लिए खाद बनाते हैं। तो कैसे अपन घर में वेजिटेबल की पील हो गई, फ्रूट की पील हो गई, है ना, इन सब से लेके हम जो है खाद बनाते हैं। सो कंपोस्ट पिट की अगर हम डेफिनेशन लिखें, सो द कंपोस्ट पिट इज द स्टोरेज ऑफ लीव्स, गार्बेज। आप और भी एड ऑन कर सकते हो, ठीक है, आप और भी चीज़ें इसमें लिख सकते हो जैसे वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स एंड स्टफ टुगेदर कलेक्टेड इन अ पिट टू प्रिपेयर मैन्योर। पिट क्या होता है? एक छोटा सा, मान लो ऐसा गड्ढा है, ठीक है, उसमें आपने ये सब चीज़ें डाल दी, ये सब चीज़ें डाल दी, अब धीरे धीरे वो जो है मैन्योर में, खाद में बदल जाएंगी। सो दिस इज़ अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंपोस्ट पिट। इसे नोट डाउन कर लो या फिर टाइम नहीं होता है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, वेरी क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये भी सब पेज 18 वाले ही क्वेश्चंस हैं। What does Mr. William mean by noise pollution? One of the favorite part of the chapter है। Mr. William जो है बहुत ही sarcastic कमेंट करते हैं, किसको? जिम को, नोज पोल्यूशन के नाम से। तो नोज पोल्यूशन से उनका कहने का मतलब है कि जिम मिस्टर विलियम को जैसे ज्ञान बांटने जाता है कि आप जो है इस कचरे को, ये जो लीव्स का कचरा है, इसे जलाओ मत, आप जो है इसका मैन्योर बनाओ, कंपोस्ट बनाओ, है ना, ताकि आपके गार्डन के लिए अच्छा हो। तो मिस्टर विलियम उसको कमेंट करते हैं, हाँ हाँ ये तो तुम्हारा काम है, तुम्हारे घर में इतना सारा कंपोस्ट इकट्ठा हो चुका है तो उससे नोज पोल्यूशन होता है। नोज पोल्यूशन यानी आप कोई कचरे का ढेर देखोगे, अब चाहे वो बायोडिग्रेडेबल हो, फ्रूट पील हो, वेजिटेबल पील हो, लेकिन अगर वो बहुत सारा हो और बहुत दिन तक हो तो कितनी गंदी स्मेल आती है। तो वैसे ही विलियम कहते हैं कि तुम्हारा जो कंपोस्ट है उससे क्या होता है? नोज पोल्यूशन, यानी बहुत ही बुरी स्मेल आती है। सो मिस्टर विलियम यूजेस द फ्रेज, उन्होंने एक फ्रेज यूज किया जिसे कहा नोज पोल्यूशन,
to explain the bad smelling of the compost or garbage. So this is the speciality of English. मैंने आपको इतनी देर हिंदी में बहुत सारी लाइनों में समझाया है, लेकिन इंग्लिश की बढ़िया बात क्या है कि तुम 2 लाइन में ही उस बात को कह सकते हो। तो पूरा इतना जो मैंने भाषण दिया सिर्फ 2 लाइन में लिखना है, तभी मैंने कहा बहुत ज़्यादा लंबे लंबे आंसर्स मत लिख के आना। अगर ब्रीफली बोला है तो उतना ही बताओ। Mr. William uses the phrase nose pollution to explain the bad smelling of the compost or garbage. Clear? Okay, coming to next question, question number 8. Why is burning of leaves bad to air? अच्छा भाई, पूछा है कि ये जो पत्तियां जला रहे थे मिस्टर विलियम, ये हवा के लिए खराब क्यों हैं? तो बहुत ही बेसिक आंसर है, इसमें कुछ सोचना नहीं है भाई। आप जब जलाते हो तो क्या निकलता है? स्मोक बाहर निकलता है। पत्तियों को जलाओगे तो स्मोक बाहर निकलेगा, तो स्मोक से जो है एयर पोल्यूशन होगा, यानी वायु का प्रदूषण होगा। सो बर्निंग ऑफ लीव्स इज बैड टू एयर because it pollutes the air by generating smoke. Very simple. Okay, काफ़ी स्कोरिंग रहेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आए तो गलती नहीं करना एंड ऑन पॉइंट आंसर लिखना। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आता है ये फिलअप, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है फिलअप करना भाई। ये कौन सा है? पेज नंबर 20 पे है। तो अभी आप 18 पे थे, अब पेज नंबर 20 पे आ जाओ। इस टाइप के आपको फिलअप्स दिखेंगे, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ पे बोलोगे मैम आंसर देख लिया, कोई बात नहीं, देखना ही है एक बार तो। चलो, इट इज़ वेरी डैश वर्क्स दिस इकोलॉजी बिट, इट इज़ वेरी डैश वर्क दिस इकोलॉजी बिट। अच्छा भाई, ये जो इकोलॉजी बिट है, सबसे पहले तो चैप्टर का नाम मैंने समझाया था, आई होप सबको याद हो। इकोलॉजी बिट का मतलब क्या है? मतलब मैम इकोलॉजी तो ठीक है, ये बिट कहाँ से आ गया? तो इकोलॉजी बिट मतलब ये है कि जो भी हमारा नेचर है, हमारी इकोलॉजी है, उसको संभालने में, सेव करने में, बिट यानी क्या होता है? थोड़ा सा। तो थोड़ा थोड़ा करके संभाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट संभालेगी या सिर्फ जो एक अकेला इंसान संभालेगा। तो इकोलॉजी बिट यानी अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देना। सो इट इज़ वेरी डैश वर्क दिस इकोलॉजी बिट। तो कैसा वर्क है आप याद करो। बोरिंग वर्ड कहा था किसने? अरे जिम ने खुद ही कहा था लास्ट में, लेसन के लास्ट में। जिम थक गया सबको समझाते हुए, तो घर आते टाइम वो कहता है, जब वो मिस्टर जॉनसन के घर से वापस आ रहा था, सो ही सेड इट इज़ अ वेरी बोरिंग वर्क, ये बहुत ही बोरिंग काम है। कौन सा? इकोलॉजी बिट वाला। ओके, चलो भाई, नंबर 2 फिलअप। वुमेन यूज टू मैनी डैश थिंग्स। वुमेन यानी औरतें जो हैं बहुत ज़्यादा डैश चीज़ें यूज़ करती हैं। तो लेसन के बेस पे, अच्छा कुछ बच्चे मैंने देखे ये ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे अपने हिसाब से, बोले बहुत ही सारे मेकअप की थिंग्स यूज़ करती हैं। ए भाई, तुमको लेसन के हिसाब से आंसर देना है। तो लेसन के हिसाब से था इलेक्ट्रिक थिंग्स, क्योंकि उसने अपनी मम्मी को देखा कि इलेक्ट्रिक मिक्सर वो यूज़ कर रही हैं। अब किचन में है, ऑब्वियसली ये चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। तो ये लाइन किसने कही थी? जिम ने कही थी। वुमेन यूज टू मैनी इलेक्ट्रिक थिंग्स। चलिए, ये लिख लिया। तो कमिंग टू नंबर 3, नोबडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट डैश। ये सारी लाइनें ऐसा लग रहा है जिम ही कह रहा है भाई। जिम ने कही थी ये लाइन कि नोबडी इज विलिंग, कोई भी विल नहीं कर रहा है। विलिंग यानी कोई भी जो है कदम नहीं उठा रहा है। किसके लिए? इकोलॉजी के लिए। ऑफ कोर्स आंसर है जिस पे चैप्टर बेस्ड है, यानी अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रहा है। ओके, सो ये नंबर 3 है। नंबर 4 पे आ जाते हैं। द नरेटर ड्राइव्स हिज डैश राउंड एंड राउंड हिज बैकयार्ड ऑल समर डैश एंड ऑल विंटर। क्या बोला गया है? ये लाइन याद करो किसने कही है? ये कही है मिस्टर जॉनसन ने। मिस्टर जॉनसन ने कही तो मतलब क्या? ये लाइन बताई थी, है ना। ये लाइन बताई थी मिस्टर जॉनसन ने कि जो नरेटर है वो दूसरों को तो ज्ञान बांट रहा है कि आप जो है अपनी कार यूज़ मत कीजिए, फ्यूल बचाइए, लेकिन वो खुद जो है अपनी क्या चला रहा था? अपनी मोटर बाइक चला रहा था समर में, एंड विंटर में वो क्या चला रहा था? अपनी स्नो मोबाइल। सो ड्राइव्स हिज मोटर बाइक एंड हिज स्नो मोबाइल ऑल विंटर। सो ये इसका आंसर नोट डाउन कर लो भाई। चलिए आगे आते हैं। नाउ ये अगेन बुक के बीच वाले क्वेश्चंस हैं। दीज क्वेश्चंस यू विल फाइंड ऑन पेज नंबर 20, जहाँ पे फिलअप मिले वहीं पे क्वेश्चंस मिलेंगे। सो क्विकली कर लेते हैं इनको सॉल्व। क्वेश्चन 1, हाउ मेनी ब्लॉक्स अवे वाज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस। मिस्टर जॉनसन के घर से पोस्ट ऑफिस कितना दूर था? तो सबको याद होगा कितना, 2 ब्लॉक्स दूर था। सो द पोस्ट ऑफिस वॉज ओनली 2 ब्लॉक्स अवे फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस। अब होशियारी मत दिखाना कि 2 ब्लॉक्स को 2 किलोमीटर लिख लिया, मीटर लिख लिया, नहीं, आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है। जो आपको लेसन में दिया है एग्जैक्ट वर्ड्स यू नीड टू कोट डाउन। सो यू राइट ओनली 2 ब्लॉक्स अवे फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस। क्लियर? चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2,
What form of electricity did the narrator use? अब ये थोड़ा sarcastic question है. क्वेश्चन कहता है कि नरेटर जो है कौन से फॉर्म की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता था. अब क्योंकि उसकी मम्मी ने, याद करो लास्ट में उसको जो है कमेंट किया था जब वो अपनी मम्मी को कहता है कि आप इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज़ मत करो, तो उसकी मम्मी ने उसे टॉन्ट मारा था कि तुम तो जो 27 घंटे टीवी देखते हो उसमें कौन सी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है. ठीक है, तो इसी पे बेस्ड आंसर है द नरेटर यूज टू वॉच टीवी. क्या देखता था वो? टीवी देखता रहता था, टेलीविजन, एंड थ्रू दिस ही वाज कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी. तो वो किस वे से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा था? टीवी देख के. ओके, सो दिस विल बी योर सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट आंसर. इतना ही रहेगा, ज़्यादा पूरी थ्योरी मत लिखना है इसमें. ठीक है, ब्रीफली आंसर करना है आपको बस. चलिए, क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई डिड मिस्टर जॉनसन थिंक दैट द नरेटर डिड नॉट फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ वॉकिंग? मिस्टर जॉनसन को क्यों लगा कि ये मुझे भाषण दे रहा है चलने के लिए, लेकिन वो खुद तो वॉकिंग का प्रिंसिपल नहीं अपनाता है कि भाई कार वार नहीं यूज़ करो और वॉक करो. तो वही स्नो मोबाइल और मोटर बाइक वाली स्टोरी है यहाँ पे. मिस्टर जॉनसन थॉट दैट द नरेटर डिड नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग बिकॉज ही हिमसेल्फ. अच्छा, ये वर्ड लोगों को समझ नहीं आता यूजुअली. ही हिमसेल्फ, पहले ही कहते हैं फिर हिमसेल्फ. तो अगर इसको मैं हिंदी में कहूँ, बिकॉज ही हिमसेल्फ यानी वो खुद ही, ऐसे बोलते हैं ना हम, वो खुद ही. तो ही हिमसेल्फ was using his motorbike and snowmobile and thereby was wasting fuel and at the same time making noise pollution. यानी वो खुद वॉकिंग के प्रिंसिपल पे नहीं खड़ा उतरा था, मोटर बाइक और स्नो मोबाइल चलाता रहता था, फ्यूल वेस्ट होता था एंड दूसरा नॉइस पोल्यूशन भी होता था. सो दिस विल बी योर आंसर. चलो भाई देखो, बोलोगे मैम 4-5 लाइन का आंसर, ये तो बड़ा हो गया. नहीं, ये पूरा एक ही में कवर किया है बिकॉज ये सारी इंफॉर्मेशन ज़रूरी थी देना. ओके, नोटेड. चलिए, क्वेश्चन नंबर 4. डिड द नरेटर एंजॉय टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी? क्वेश्चन ये है कि नरेटर यानी क्या जिम को इकोलॉजी के बारे में बात करना या लोगों को बताना मज़ा आता था, एंजॉय करता था? तो सीधा सीधा आंसर है नो. अच्छा, नो क्यों कहा? लास्ट लाइन के बेस पे, जो लास्ट मतलब एंडिंग है लेसन का, उसमें क्लियरली दिख रहा था कि जिम अब परेशान हो चुका है. जैसे ही वो जॉनसन के घर से फ्री हुआ, वो कहता है भाई अब मैं नहीं, मैं बोर हो गया हूँ, बहुत ही बोरिंग जॉब है ये. सो नो, the narrator did not enjoy talking about ecology. He says, उसने खुद कहा है that it is a very boring job and nobody listens to him. बहुत ही boring job है और मेरी कोई सुनता भी नहीं है. Okay? चलिए, now this is the main thing that will start up. जो हमारा lesson ख़त्म होता है, जो back questions हैं, long answer questions, वो begin होते हैं. अब जब मैं आपको आंसर बताऊँ उससे पहले थोड़े इंस्ट्रक्शन सुन लो. ये क्वेश्चन एंड आंसर्स सब जो हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिखाया है उसी को बिल्कुल फोटोकॉपी करके छापोगे. अच्छा, ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि मैंने जो आपको आंसर दिए हैं वो आपकी मदद करने के लिए हैं. अगर इंग्लिश में भी रट के लिखोगे ना तो इंग्लिश कभी नहीं सीख पाओगे. आप उन आंसर से आइडिया लेके थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो. ठीक है, दिस विल हेल्प यू इन इम्प्रूविंग इंग्लिश. क्योंकि देखो, टीचर जितना भी बता देना, ब्रेड एंड बटर पे मैं लगा के दूंगी ना, फिर भी एग्जाम में जाके भूल जाओगे. रटोगे तो भूल जाओगे. अपनी लैंग्वेज में उसको फॉर्मुलेट करके थोड़ा चेंज करके आप बिल्कुल लिख सकते हैं. क्लियर है? मैंने जो दिया है इट्स जस्ट एन आइडिया कि आप किस टाइप की इंग्लिश यूज कर सकते हैं. सो बिगिनिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1. Nobody is willing to do anything about ecology. Do you agree with the statement? तो ये बात किसने कही थी? जिम ने कही थी कि कोई भी इकोलॉजी के लिए कुछ नहीं कर रहा है. तो क्या आप, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, क्या आप अग्री करते हैं स्टेटमेंट से? तो अब ये आंसर है. मैंने फिर से कहा, ऐसे नहीं लाइन टू लाइन वही नोट डाउन कर दी. आपको अगर कोई, यार आपका भी दिमाग है, आपको भी, मेरे को पता है बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं, लेकिन बस उसे इंग्लिश में नहीं डाल पाते, तो उसमें आप मेरी हेल्प ले सकते हो, है ना. ये मैंने आपको आइडिया दिया है एक, मैं अलग सोचूंगी, आप थोड़ा अलग सोचोगे, एंड आई कैन रियली टेल कि मुझसे बेटर आइडियाज़ भी होंगे आपके पास, क्योंकि इतने सारे ब्रेन्स हैं भाई. तो अब समझो आंसर कैसे लिखेंगे. क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं? तो ज़रूरी नहीं है जब इंग्लिश लिख रहे हो तो यस से शुरुआत करो, ऐसा नहीं है. आपको अगर कोई फ्रेज आता हो, जैसे हिंदी में अपन थोड़े मुहावरे लिखते हैं आंसर शुरू करने से पहले, कुछ अच्छी सी लाइन लिखते हैं, तो यहाँ भी आप लिख सकते हो क्या? प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज ईजी बट डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस. जो हमारे लेसन की शुरुआत में था कि बेटा ज्ञान बांटना तो बहुत आसान होता है कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन खुद फॉलो करना आसान नहीं है. एवरीबडी इज इन फेवर ऑफ इट बट नोबडी इज प्रिपेयर्ड टू डू एनीथिंग अबाउट इट. एंड ये बिल्कुल सही बात है.
सब लोग अग्री करते हैं हाँ यार नेचर को बचाना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाड़ी नहीं यूज़ करनी चाहिए और फिर थोड़ी देर बाद ही वो चाबी लेके निकल जाएंगे। तो यानी बोलते सब हैं, अग्री भी करेंगे, लेकिन कोई कुछ करता नहीं है। दिस इज़ द फैक्ट दैट पीपल डू नॉट कोऑपरेट एंड शो अनविलिंगनेस इन दिस डायरेक्शन। तो ये एक फैक्ट है, एक्चुअल बात है कि लोग जो है इस चीज़ के लिए आगे नहीं आते हैं, कोऑपरेट नहीं करते हैं और मतलब बहुत ही अनविलिंग रहते हैं, कहते हैं हम अपनी लाइफ संभाल ले वही काफ़ी है, नेचर को क्या बचाने जाए, है ना। Many persons like Jim undertake the work of ecology, but nobody comes forward to join hands in such a mission. अब कुछ लोग होते हैं जिम जैसे जो आगे आते हैं कि भाई कुछ ज्ञान ही बांट ले, लोगों को जागरूक करें कि नहीं करो, जो है स्पॉइल मत करो, एनवायरनमेंट को सेव करो, लेकिन कोई भी जो है उसका साथ नहीं देता है। उल्टा लोग जो है दूसरे को सुनाते हैं। लोगों की क्या बहुत ही बुरी आदत होती है ये कि कोई कुछ सिखाने आता है तो उसी को उल्टा कह देते, तुम तो फॉलो नहीं करते। अरे भाई सामने वाला फॉलो नहीं करता है चलेगा, यू शुड चेंज योर सेल्फ फर्स्ट। तो यही प्रॉब्लम थी कि जिम, खैर वो छोटा था, उस वजह से जो है वो खुद भी फॉलो नहीं करता था। ही हिमसेल्फ वॉज अनेबल टू फॉलो वट ही वॉज प्रीचिंग। वन कैन स्टार्ट दिस जॉब फ्रॉम हिज ओन हाउस। तो आप जो है ये इकोलॉजी का काम सबसे पहले अपने घर से शुरुआत कर सकते हो। ही मस्ट कीप his surroundings clean and free from pollution, but nobody does it। तो यानी आप अपना सराउंडिंग्स अपने घर से शुरुआत करो, ऐसा नहीं है कचरा बाहर उठा के पड़ोसी के घर डाल दिया। तो यानी छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करेंगे तो हम जो है अपनी इकोलॉजी को बचा सकते हैं। तो दीज वर माई थॉट्स, थोड़ा बहुत डाला है, आपको भी अगर कोई आइडिया आते हैं तो आप इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है इनपुट कर सकते हैं। नोटेड। चलो भाई, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। But anyhow, on Saturday when I collect, I put in good work on ecology. This is the narrator's way of preserving ecology. How are you contributing to ecological preservation in your surroundings? So कभी भी हमें पता है डबल इन्वर्टेड कॉमास आता है, यानी किसी की एग्जैक्ट कही हुई बात है। तो ये शब्द किसने कहे थे? नरेटर यानी जिम ने कहे थे कि सैटरडे को जो है ना मैं अच्छा इकोलॉजी का काम करता हूँ, मैं पैसे भी कलेक्ट करता हूँ और मैं लोगों को ज्ञान भी बांट के आता हूँ, है ना। गार्बेज वगैरह जो बिखरा हुआ है उस पर मैं वर्क करता हूँ। तो इन नरेटर का वे है इकोलॉजी को। यानी देखो एक बात इस चैप्टर में ना, ये जो लेसन हमने पढ़ा है इसमें दो चीज़ें हैं। मानती हूँ कि यार नरेटर खुद बोलता है लेकिन वो फॉलो नहीं करता, लेकिन वो कुछ तो कर रहा है ना। थोड़ी बहुत ही चीज़ें वो कर रहा है, हमें अच्छी चीज़ सीखनी चाहिए। किसी के नेगेटिव से अच्छा किसी का पॉजिटिव देखो, है ना। दुनिया क्या है, नेगेटिव निकालने में लगी है जिम के, वो जाता है उसी को सुना देती है, उसकी अच्छी बात तो लो भाई। वो कुछ तो कर रहा है इकोलॉजी के लिए, सैटरडे को निकलता है, लोगों को ये चीज़ें बताता है, खुद भी जो है गार्बेज थोड़ा कलेक्ट करता है। सो नाउ दिस क्वेश्चन इज आस्किंग, ये बेसिकली आप लोगों के लिए है। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वो सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए हैं। आप एक्चुअल में अगर कुछ करते हो तो वो भी आप इस आंसर में डाल सकते हो। सो हाउ आर यू कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन इन योर सराउंडिंग? आपका क्या योगदान है, जो आपके सराउंडिंग्स है उसको आप कैसे बचाते हो। और ये मत समझना कि कोई बहुत बड़ी चीज़ कर रही है, छोटे छोटे स्टेप से ही आप जो है आंसर अपना बना सकते हो। देखो शुरुआत कैसे की है। अब यहाँ पे माय मैंने अपने लिए तो लिखा है, लेकिन अगेन आई वॉन्ट यू ऑल, देखो मैं इतना बता रही हूँ तो मेरे लिए इतनी चीज़ करना कि थोड़ा बहुत जो है आपको लगता है हाँ मैं ये चीज़ करता हूँ, सो दैट यू कैन पुट इन दी आंसर। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा आंसर आप लिख दो। इन माई लोकेलिटी पीपल आर नॉट कॉन्शियस ऑफ प्रिजर्विंग इकोलॉजी, यानी मेरे एरिया में लोग जो है बिल्कुल भी कॉन्शियस यानी अवेयर नहीं है कि कैसे आप इकोलॉजी को बचा सकते हैं। देयर इज अ बल्क ऑफ गार्बेज एंड वेस्ट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सराउंडिंग, यानी बहुत सारा गार्बेज वेस्ट स्कैटर्ड है सराउंडिंग में। पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पैकेट्स आर फाउंड फ्लोटिंग ऑन द रोड। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं। सो इफ यू कैन रिलेट यू कैन श्योरली नोट दैट डाउन। आई डू नॉट लाइक सच थिंग्स बिकॉज दे जनरेट पोल्यूशन। मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद हैं, पॉलीथीन या प्लास्टिक बैग्स। क्यों? क्योंकि वो पोल्यूशन करते हैं। I want to work for the preservation of ecology because I know its importance. मैं क्यों काम करूँगा इकोलॉजी के लिए? क्योंकि मुझे उसका इम्पोर्टेंस पता है। या लोग किस चीज़ को वैल्यू करते हैं? जिसकी उसको कीमत पता हो। तो अब अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका नेचर आपके लिए कितना ज़रूरी है, सो हाउ कैन यू वर्क फॉर इट? तो ये लाइन वही एक्सप्लेन करती है। आई यूज टू वर्क हार्ड फॉर मेकिंग द इन्वायरमेंट फ्री फ्रॉम पोल्यूशन। तो यहाँ आई अगेन मैं जो है मेहनत करती हूँ पोल्यूशन को फ्री करने के लिए, यानी कचरा नहीं फैलाएं, सो ऑन एंड सो फोर्थ चीज़ें जो एक्चुअल में होती हैं आप वो भी लिख सकते हैं। यूजुअली एक चीज़ याद रखना, जब भी हम इंग्लिश में ऐसे वगैरह लिखते हैं या कुछ लिखते हैं तो हम आई वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं यूजुअली। लेकिन अगर क्वेश्चन तुमसे पूछे हाउ आर यू, मतलब आपकी बात करी है
देन यू आर फ्री टू यूज द वर्ड आई। अब ये क्वेश्चन जब मुझसे पूछा गया है तो मैं इसमें आई यानी अपने नाम का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकती हूँ, ठीक है। नहीं तो यूजुअली ऐसे वगैरह लिखना होता है या दुनिया की बातें लिखनी होती है तो हम वी लिखते हैं, वी पीपल, यानी किसी एक पर्टिकुलर इंसान को टारगेट नहीं करते हैं, वी करके लिखते हैं। बट द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर यू, तो यहाँ पे तभी इतना ज़्यादा आई यूज़ किया है। तो ये अगर देख लिया हो तो नेक्स्ट पेज पे मैंने बताया है कि क्या क्या स्टेप्स हम लिए हैं भाई। जैसे एज सच आई हैव टेकन अप द फॉलोइंग स्टेप्स, ये मैंने अपने लिए लिखे हैं। आप अगर सही में ऐसे कोई स्टेप करते हो तो आप बता सकते हो, ठीक। जैसे अभी आप बोल सकते हो कि आप जो है घर में गार्बेज अच्छे से मैनेज करते हो, 2 कचरे के डब्बे हैं, एक जो बोल सकते हैं ना अपन एक गीला सूखा कचरा, यानी जो भी आप स्टेप्स लेते हो वो आप बिल्कुल लिख सकते हो। जैसे यहाँ क्या लिखा है मैंने, आई गो टू द पीपल ऑफ माई लोकेलिटी टू मेक देम कॉन्शियस टू सेव इकोलॉजी, यानी मैं लोगों को अवेयर करती हूँ कि गंदगी मत फैलाओ। दूसरा, आई ऑल्सो टेल देम नॉट टू पोल्यूट वाटर एंड द इन्वायरमेंट बाय देयर डर्टी हैबिट्स, अपनी गंदी आदतों से पानी को पोल्यूट नहीं करें। और ये मैंने बहुत बेसिक आदत देखी है, लोग जो है लेक के, तालाब के, नदी के पास जाते हैं, और आप हम में से ही लोग होंगे, वो कोई अलग लोग नहीं है, है ना, हम सबकी ही बात है। ऐसे उठाएंगे और बिल्कुल ना सामाजिक कचरे का डब्बा समझते हैं और हम उधर उठा के फेंक देते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी बैड हैबिट। यहाँ से जो है वो वाटर बहुत डर्टी होता है। एंड एक चीज़ समझना, जहाँ गंदगी फैला रहे हो बेटा, घूम फिर के वो आपके पास ही आएगी कभी ना कभी। ओके, सो बी अवेयर विद दैट। नेक्स्ट, एवरी संडे आई अंडरटेक द वर्क ऑफ क्लीनिंग माई सराउंडिंग्स। हर संडे को, यानी जो भी छुट्टी होती है उसमें मैं अपने घर को क्लीन करती हूँ, अपने आसपास की जगह को जितना कोशिश हो सके उतना क्लीन करती हूँ। टू अचीव माई ऑब्जेक्टिव I make the drains clean and clear the water logging throughout my locality. To achieve my objective यानी क्या, मेरा जो गोल है, मेरा जो एम है, जो लक्ष्य है, उसे अचीव करने के लिए मैं क्या करती हूँ, जो ड्रेन वगैरह होते हैं ना, टॉयलेट्स के ड्रेन, वाटर के ड्रेन, अब वो भी ख़राब हो जाते हैं, और जब वो ब्लॉक हो जाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है, उससे जो है पॉल्यूशन होता है, डर्टी होता है एनवायरनमेंट। तो हम जो है वीकेंड पे या महीने महीने में जो है उसे क्लीन कराते रहते हैं, एक टाइम इंटरवल में क्लीन कराते रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, बाकी आप अपने एग्जैक्ट स्टेप्स भी इसमें लिख सकते हैं। क्लियर है, ये पूरा था क्वेश्चन नंबर 2, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। चलिए, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। एक्सप्लेन इन डिटेल द मीटिंग बिटवीन जिम एंड मिस ग्रीन एंड थ्रो लाइट ऑन द आउटकम ऑफ द मीटिंग। अगेन, ये लाइन किसने कही है, जिम ने कही है कि मैं थक जाता हूँ मिस ग्रीन को समझाते हुए कि आप इकोलॉजी के लिए कुछ करो, पर वो मानती ही नहीं है। तो अब आपको ये जो मीटिंग है इसके बारे में पूरा बताना है कि जिम और मिस ग्रीन के बारे में क्या हुआ था, एंड फाइनली उस मीटिंग का आउटकम क्या हुआ। आउटकम मतलब होता है रिजल्ट क्या निकला। तो हमें क्लियरली पता है भाई, जब जो है जिम मिस ग्रीन को समझाता है, पहले तो क्या बताता है कि आप जो है ये जो न्यूज़पेपर्स हैं, हाँ, न्यूज़पेपर जब उसको देखा पाइल करते हुए तो उसने उन्हें समझाया कि आप जो है इनको कचरे में मत फेंको, आप इनको रिसाइकल करवा सकते हो, स्कूल पिकअप के लिए छोड़ दो, ये रिसाइकल हो सकते हैं। आप इवन एल्यूमिनियम कैंस रिसाइकल करवा सकते हो। जब उसने ये लाइन बोली उससे पहले ही जो है मिस ग्रीन उसको बोलने लगी कि तुमने ये कचरा क्यों फेंका मेरे यार्ड में, उठा के कचरे के डब्बे में डालो, या फिर तुम्हारा जो डॉग है उसको बांध के क्यों नहीं रखते, मेरा पूरा यार्ड खराब कर देता है। यानी वो उन्हें कुछ बताने गया है एंड जो है मिस ग्रीन ने उसी को सुना सुना के चुप कर दिया। सो आई थिंक आउटकम क्या था मीटिंग का कि मिस ग्रीन नहीं समझी और वो थक गया उन्हें समझाते हुए, इसलिए वो वहाँ से चला गया। तो ये बात मैंने हिंदी में बता दी भाई, अब यही पूरा इंग्लिश में लिखा है। Jim, a young boy, has undertaken the work of going around and telling people to save ecology, visits the house of Miss Green in connection with the fulfillment of his mission. तो इसी मिशन क्या है भाई उसका, कि इकोलॉजी बचाना। तो इसी काम से वो जो है मिस ग्रीन के घर गया। एक तो पैसे कलेक्ट करने भी गया था और उसी के साथ साथ वो ज्ञान देने भी गया था अपना। Seeing him, she immediately questions, और जैसे ही मिस ग्रीन ने उसे देखा, इमीडिएटली यानी क्या, एकदम से उसको क्वेश्चन किया, Why does he throw gum papers on her lawn? यानी मेरे लॉन में तुमने गम का पेपर, च्युइंगम खाता ना, च्युइंगम खा के रैपर उसने जो है वहीं फेंक दिया। She further directs him to pick up those wrappers and put it in one of the plastic bags kept on the lawn for the very purpose. तो उन्होंने कहा ऐसे इधर इधर कचरा क्यों फेंक रहे हो, वो कचरा उठा के उस प्लास्टिक बैग में डाल दो। She accuses him, वो accuse करना यानी किसी पे इल्ज़ाम लगाना। So she accuses him also to get his dog untied, causing damage to her garden, है ना, क्योंकि उसका डॉग जो है भाई पूरे टाइम घूमता रहता है तो उनका गार्डन भी खराब कर देता है। Meanwhile, he sees that she is piling newspaper beside her garbage bags, so he advises her to save those papers
also aluminum cans so that new paper and aluminum could be made. She does not seem to be very satisfied with this suggestion. उनको कोई अच्छा नहीं लगा उसका suggestion. Jim gets tired of trying to get Miss Green to do something about ecology, so he immediately left her house. तो वो उनके घर से चला गया. तो outcome क्या था? The outcome of the meeting is the example of how people do not attach importance to ecology preservation as Miss Green does. अब again ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, आपको लगता है कि कोई पॉइंट ऐड करना है या कुछ आप लाइन हटा सकते हो तो वो आप कर सकते हो, पर लाइन हटाने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो है इंक्लूड नहीं करना. अब जैसे आपको एग्जाम्पल देना है, कैन वाला एग्जाम्पल देना है, न्यूज़पेपर वाला, ठीक है, यू कैन पुट इट इन योर ओन लैंग्वेज एज वेल. लेकिन आपने देखा होगा कि मैंने जो है आंसर की शुरुआत कैसे की है. जैसे मैंने कैसे लिखा, जिम अ यंग बॉय हैज़ अंडरटेकन, पहले थोड़ी सी बात बताई जिम के लिए, एंड एंडिंग कैसे किया है, आउटकम बताते हुए, कंक्लूजन देते हुए. ओके, चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. श्योर इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर ecology. Do you agree with this statement? What is ecology? What measures have you and your school taken to preserve it? अच्छा, किसी एक क्वेश्चन में अगर 3-4 पार्ट आते हैं तो वहाँ गलती क्या हो जाती है कि आप लोग एक पार्ट आंसर कर देते हो, बहुत खुश हो गए, आंसर कर दिया और आगे बढ़ जाते हो. पूरे क्वेश्चन को हर बार देखा करो, एक एक पार्ट में आंसर करो. जैसे पहला पार्ट क्या लिखा है, श्योर इट इज़ हार्ड टू गेट मी, यानी लोगों को इकोलॉजी के लिए समझाना मुश्किल है. तो पहला क्वेश्चन क्या है, डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट. तो सबसे पहले इस पर अपनी राय देना, पहले इसका आंसर दिया. दूसरा आंसर किसका दोगे, व्हाट इज इकोलॉजी, इकोलॉजी के बारे में मतलब आपको एक्सप्लेन करना है. एंड तीसरा, व्हाट मेजर्स हैव यू एंड योर स्कूल टेकन, तो आप और आपके स्कूल ने ऐसे कौन से मेजर लिए हैं जिससे आप अपने नेचर को बचा सकते हो. अब ये मेजर्स कुछ बच्चे बहुत दिमाग लगा के सोचेंगे कि यार हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया. बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं, बहुत बड़ी आपको रैलीज नहीं निकालनी है, छोटी छोटी चीज़ें. जैसे आपके अगर स्कूल में गार्बेज के अच्छे बॉक्सेस हर जगह बने होंगे, या आपके स्कूल में टॉयलेट्स क्लीन हो, सराउंडिंग्स क्लीन हो, बेंचेस क्लीन हो, है ना, ऐसी सारी चीज़ें भी आप मेंशन कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं आंसर. टू गेट पीपल रेडी टू वर्क फॉर इकोलॉजी इज़ हार्ड. लोगों को इकोलॉजी के लिए काम करवाना बहुत ही मुश्किल है. Preaching about ecology is easy but difficult to abide by the rules of its preservation. यानी ज्ञान देना तो बहुत ही आसान है, प्रीच करना आसान है, लेकिन उसके रूल्स खुद फॉलो करना डिफिकल्ट है. इकोलॉजी मीन्स, अब देखो मैं सेकंड पार्ट पे आ गई, है ना, मैं सेकंड पार्ट पे आ गई. क्या बोला मैंने, इकोलॉजी के बारे में बताऊंगी अब मैं. इकोलॉजी मीन्स कीपिंग द एनवायरमेंट पोल्यूशन फ्री. इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द सराउंडिंग इज फ्री फ्रॉम पोल्यूशन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर. क्लियर है, आगे आओ. Ecology is a branch of biology that deals with the habits of living being and relationship between the environment and the living things. तो क्लियरली बता चुकी हूँ इकोलॉजी क्या होता है. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं और उनके आसपास का इन्वायरमेंट है, इन सब के इंटरेक्शन यानी इस रिश्ते, इस रिलेशनशिप को बना के क्या बनती है, इकोलॉजी. आई हैव टेकन अप द वर्क टू सेव इकोलॉजी इन माई नेबरहुड. सो क्या क्या है, वही बातें जो आप लिख सकते हो अपने हिसाब से. ऑन संडेज और whenever I get time, I go to the people to make them conscious of saving our nature. Next, the headmaster of my school, हमारे स्कूल के जो हेडमास्टर हैं, takes a keen interest in the preservation of ecology. keen वर्ड बहुत ही अच्छा है, आप इसको यूज़ कर सकते हो. कोई भी इंसान किसी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो या बहुत ही ज़्यादा फाइन हो, सो यू कैन यूज़ द वर्ड कीन. जैसे अगर मैं बोलूँ कि मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है तो मैं क्या बोलूँगी, आई टेक अ कीन इंटरेस्ट इन टीचिंग, है ना. तो वैसे ही कीन वर्ड आप यूज़ कर सकते हो. तो यहाँ हेडमास्टर के लिए यूज़ किया है. हेडमास्टर ऑफ माई स्कूल टेक्स अ कीन इंटरेस्ट इन प्रिजर्वेशन ऑफ इकोलॉजी. तो कैसे लेते हैं उन्होंने बताया है. देयर इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ इन स्कूल, यानी EVS सब्जेक्ट है उनके स्कूल में इसी चीज़ के लिए, इसी बात को समझाने के लिए. द सराउंडिंग्स ऑफ द स्कूल आर केप्ट क्लीन. The classrooms, toilets, garden and other places of the school building are kept free from dirt. यानी वहाँ भी साफ सफाई होती रहती है. तो ये आंसर आप बिल्कुल लिख सकते हैं. चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. Women use too many electric things. What prompts the narrator to say so? How does the use of modern appliances affect ecology? तो नरेटर कहता है कि women बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज़ करते हैं. तो what prompts the narrator? prompts the narrator यानी ऐसा क्या हुआ. अरे भाई उसने ऐसा स्टेटमेंट तो दे दिया, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया, पहला. दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द यूज़ ऑफ मॉडर्न अप्लायंस अफेक्ट इकोलॉजी. यानी आजकल के जो मॉडर्न इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं वो काम भले ही आसान करते हैं, लेकिन उन्हें यूज़ करने से इकोलॉजी यानी हमारे इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट आता है वो भी हमें बताना है.
ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप थोड़ा बताओगे बात को कैसे, देखो मैंने कैसे शुरुआत की है, वुमेन्स रोल इज जस्ट लाइक द कैप्टन एंड द प्लेयर्स ऑफ अ टीम। मतलब क्या हुआ, जैसे वुमेन का जो रोल है, आप कुछ चीज़ को क्रिएटिवली बता सकते हो, भाई लिटरेचर है, अपनी इमेजिनेशन बढ़ाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि साइंस और सोशल का सब्जेक्ट है, भाई हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो आपको ईयर ही लिख के आना है 1958, अब तुम उसमें तो ऐड कर नहीं सकते ना, हिस्ट्री में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब इंग्लिश में आंसर है, सो यू कैन पुट योर क्रिएटिविटी। आप क्या बता सकते हो, वुमेन्स रोल इज जस्ट लाइक द कैप्टन। कैप्टन यानी क्या, कोई भी टीम है भाई, उसके कैप्टन का रोल होता है। दे हैव वेराइटीज ऑफ वर्क टू परफॉर्म, बहुत सारे काम करने होते हैं वुमेन को। In course of performing their duties, they have to take the help of several electric tools. अब ये ड्यूटीज़ को निभाने के लिए, लाइफ को आसान करने के लिए यार कुछ को टूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। आज हम क्यों कहते हैं कि लाइफ फास्ट हो गई है, लेसन 1 पढ़ा था, द पेस फॉर लिविंग, जीवन जीने की रफ्तार क्यों हो गई है, क्योंकि काम जल्दी करना है, अप्लायंसेस आ गए हैं। तो कौन से अप्लायंसेस, जैसे इलेक्ट्रिक मिक्सर, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, आयरन हो गया, टोस्टर, फ्रूट जूसर, इलेक्ट्रिक हीटर, अवन, रेफ्रिजरेटर एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। सो मॉडर्न अप्लायंसेस अफेक्ट इकोलॉजी इन मैनी वेज। कैसे कैसे जो है अप्लायंसेस अफेक्ट करते हैं, सो देयर फंक्शन जनरेट्स एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। अब ये एक की बात नहीं है, बहुत सारे अप्लायंसेस के डिफरेंट चीज़ों से जो है आपको ये पोल्यूशन देखने को मिल सकता है, ठीक है भाई। जैसे अगर अपन चलो बात करें, किसकी बात करते हैं, वॉशिंग मशीन की बात कर लो, चलो ठीक है, वॉशिंग मशीन उठा लो। वॉशिंग मशीन में भाई कपड़े धुल तो गए बढ़िया, लेकिन उससे कितना सारा गंदा पानी बाहर निकलता है, तो वो वाटर पोल्यूशन हुआ अगर अच्छे से मैनेज नहीं किया। सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे इकोलॉजी पे इफेक्ट पड़ता है। अब जैसे जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं, तो भाई इलेक्ट्रिसिटी तो लगेगी, जितनी ज़्यादा डिमांड आएगी उतनी ज़्यादा सप्लाई। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी। अब सप्लाई कैसे बढ़ेगी, तो कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हम लेके आते हैं भाई, कोल वगैरह से आ रही है। अभी तो खैर काफ़ी सारी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये सब बढ़ गए हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तो उसकी वजह से जो है इकोलॉजी पे काफ़ी अफेक्ट पड़ता है। These appliances consume electricity for which its production needs to be increased. As the narrator, अच्छा ये बात क्यों कही उसने, as the narrator observes his mother using the electric mixer, क्योंकि नरेटर ने अपनी माँ को इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज़ करते हुए देखा, it prompts him to say so, तो तभी उसने चलते फिरते एक डायलॉग मार दिया, यानी उसने अपनी मम्मी को देखा कि वो मिक्सर यूज़ कर रही हैं, तो उन्होंने ऐसे डायलॉग बोल दिया कि वुमेन यूज टू मैनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, है ना। चलिए भाई, सो ये क्वेश्चन क्लियर है। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, do you think that Jim is a real ecology friendly boy? Give your opinion. तो आपको अपनी राय देनी है इसमें। Do you think, क्या आपको लगता है कि जिम सही में एक इकोलॉजी यानी इन्वायरमेंट नेचर फ्रेंडली लड़का है? तो गिव योर ओपिनियन। अब अच्छे से सुनना, इस आंसर में 2 राय देनी है। सबसे पहले तो ये भी बताना है, हाँ वो नेचर को प्रिजर्व करने के लिए अपनी सीख देता है, प्रीचिंग देता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बेचारा खुद ही चूक जाता है उन्हें फॉलो करने में। तो 2 वे आंसर रहेगा इसका। देखो, जिम सीम्स टू बी, देखो कैसे लिखा है मैंने इसे, मैंने ये नहीं लिखा जिम इज, जिम सीम्स टू बी, कि भाई लगता है ऐसा कि जिम एक इकोलॉजी फ्रेंडली बॉय है, बट ऑफन ही deviates from personally acting upon it. deviates यानी क्या, राह भटक जाना। यानी जिम लगता तो है कि इकोलॉजी फ्रेंडली बॉय है, लोगों को इतनी सीख देता है, लेकिन कभी कभार क्या है ना, वो खुद ही इस बात से डगमगा जाता है। एज एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे देना, he advises Johnson not to go to the post office in his car, but he drives his motorbike around his backyard in summer and snowmobile in winter. यानी एग्जाम्पल क्या दिया कि वो मिस्टर जॉनसन को एडवाइस तो देता है कि भाई आप जो है अपनी कार में मत जाओ, पैदल चल के जाओ, लेकिन वो खुद जो है पूरा अपना मोटर बाइक और स्नो मोबाइल पे घूमता रहता है। तो एक तो ये बात हो गई। अब अगेन दूसरा आप एग्जाम्पल दे सकते हो, अगेन व्हेन ही एडवाइसेस हिज मदर टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, हिज मदर रिमार्क्स, सो हु वॉचेस टीवी 27 आवर्स अ डे। यानी अब एक इंस्टेंस और याद करना, जब वो अपनी मम्मी को एक सजेशन देता है कि भाई आप जो है ये मिक्सर यूज़ मत करो, आप हैंड मिक्सर यूज़ कर लो, तो उसकी मम्मी उसको मुड़ के फिर एक टॉन्ट मारती है, अच्छा बेटा तुम जो टीवी देखते हो 27 घंटे, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये गलती नहीं है, 27 आवर्स इज़ अ टॉन्ट। भैया मम्मी टॉन्ट नहीं मारती है, दिन में 24 घंटे, लेकिन 27 घंटे टीवी देखते रहते हो। तो उसको रिमार्क देती हैं
कि तुम जो टीवी देख रहे हो उसमें क्या अलग इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है. सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस. सो हु वॉचेस टीवी 27 आवर्स अ डे. These ironic remarks, ये कैसे रिमार्क हैं? आयरॉनिक रिमार्क है, यानी थोड़े फनी है एक वे में, कहना कुछ और चाहते हैं. These ironic remarks show how he is only a preacher but not a follower of his own words. प्रीचर यानी क्या? वो लोग जो सीख तो देंगे लेकिन खुद ही उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं. His young age is also a reason for his deviation. तो आप एंड में जो है उसको थोड़ा बचाते हुए एक लाइन लिख सकते हो कि अब बिकॉज यार जिम एक यंग एज का था, स्कूल गोइंग था, तो कहीं ना कहीं ये भी रीज़न हो सकता है कि वो उस पाथ को बिल्कुल अच्छे से फॉलो नहीं कर पाया. सो यू कैन कोट योर आंसर लाइक दिस, अगेन सेइंग कि ये मेरे सजेशन थे, आप अपने आंसर को थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं. वेरी क्लियर. क्वेश्चन नंबर 6. चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7. Does Jim understand why his advice is being questioned? Explain. क्वेश्चन क्या कहता है बता देती हूँ. क्या जिम को समझ आया कि एडवाइस यानी जो वो लोगों को फ्री में सलाह बांट रहा था वो क्वेश्चन क्यों करी जा रही है, लोग बार बार जो है उसकी बात क्यों नहीं मान रहे, क्यों सवाल उठा रहे हैं उस पर, है ना. मतलब वो लोगों को सिखाने जा रहा है लेकिन लोग जो है उल्टा ओसी को सुना दे रहे हैं. तो आप एक्सप्लेन करो. सो जिम इज वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट हिज एडवाइस इज बीइंग क्वेश्चन. जिम को अच्छे से पता था कि जो वो लोगों को सलाह दे रहा था कहीं ना कहीं दैट वाज बीइंग क्वेश्चनड. द रीजन बिहाइंड देयर सच एन एटीट्यूड इज दैट जिम हिमसेल्फ इज नॉट अ ट्रू फॉलोअर ऑफ व्हाट ही सेज. कहीं ना कहीं बाकी सब आंसर्स मिले हुए हैं भाई. बात तो वही बताओगे कि लोग क्यों नहीं मानते थे उसकी बात, बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज नॉट अ ट्रू फॉलोअर. यानी जो वो सिखाता था कि इलेक्ट्रिसिटी यूज मत करो और जो है इन्वायरमेंट को बचाओ, पल्यूट मत करो, कहीं ना कहीं वो खुद वो चीज़ फॉलो नहीं करता था. तो लोग भी उसकी बात को जो है हल्के में लेते थे, सुनते नहीं थे. They do not like to work in this direction because they feel why they should save ecology when Jim is also not really doing it. तो लोग क्या करते हैं, लोगों को सिखाने जाओ तो वो जो है देखेंगे कि तुम ये काम नहीं कर रहे हो तो हम भी नहीं करेंगे. तो that is the only reason जो लोग हैं उसकी बात नहीं मानते थे. When he suggests something relating to it, they themselves immediately put some questions to him. तो वो कोई भी सलाह, कोई भी सजेशन देता था तो लोग उस पर उल्टा क्वेश्चन करते थे. ठीक है भाई, ये लाइन समझ आई. तो आप इस आंसर को ऐसे 2 वे करके लिख सकते हो. दोनों चीज़ें आपको मेंशन करनी है कि हाँ भाई जिम को पता भी था लेकिन यार वो खुद ही अपनी चीज़ फॉलो नहीं करता था तो लोग उसकी बात नहीं मानते थे. वेरी क्लियर. चलो, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8. What happened to the tree referred to by Mr. Johnson? Mr. Johnson ने जिस पेड़ की बात करी थी, याद करो लेसन के लास्ट में आया था, जो पेड़ वो दिखा रहे थे, खैर वो उस जगह पे था नहीं, तो इस पेड़ को क्या हुआ. तो इस लाइन को मैं क्विकली से हिंदी में एक बार रिकॉल करवा देती हूँ. यानी मिस्टर जॉनसन ने जिम को कहा था यहाँ पे एक पेड़ है लेकिन पेड़ होता नहीं है. तो रीज़न क्या था, जिम जो है उस पर्टिकुलर गार्डन पे उसने एक शॉर्टकट बना दिया था, है ना, जहाँ पे रूट नहीं था. तो वहाँ पे एक छोटा सा पेड़ है जो उगने वाला था, तो उस पर बार बार जंप कर करके उस पेड़ को उसने मार डाला. तो वो पेड़ कभी उगा ही नहीं. ठीक है, तो ऐसे बताया गया कि जिम ने जो है कैसे इकोलॉजी को नहीं बचाया. सो यही आंसर हम देखते हैं. Mr. Johnson referred to the destruction of a tree by Jim. According to him, jumping over the small tree every day by making a shortcut path through Miss Green's house had resulted in its ruin. यानी भाई इंग्लिश लैंग्वेज इतनी बढ़िया क्यों है, क्योंकि हिंदी में मैंने आपको इतनी लंबी कहानी बताई, बट इन इंग्लिश यू कैन कोट दीज डाउन इन वेरी स्मॉल वर्ड्स. तो कैसे बताया, अकॉर्डिंग टू हिम जंपिंग ओवर द स्मॉल ट्री एवरी डे बाय मेकिंग अ शॉर्टकट पार्ट. यानी अच्छा, आपने अगर ऐसा नोट किया हो, कभी नॉर्मली रास्ते होते हैं कॉलोनी में, ठीक है, लेकिन कहीं आपको दिख जाए कि एक छोटी सी गली है, कोई छोटा सा गार्डन है, छोटी सी गली है, तो आप क्या प्रेफर करोगे कि हम इस छोटे से गार्डन से ही चले जाते हैं शॉर्टकट बना के. अब वो गार्डन से इसने भी रूट ले लिया लेकिन उसे पता ही नहीं था कि यहाँ पे एक छोटा सा पेड़ है जो उग सकता है, लेकिन वो बार बार उस पर जंप करके उसकी डेथ हो गई. सो द ट्री डज नॉट एग्जिस्ट नाउ ओइंग टू इट्स प्री मेच्योर डेथ. यानी क्या, अब वो एग्जिस्ट नहीं करता है. क्यों? क्योंकि उसकी प्री मेच्योर डेथ हो गई, यानी बड़ा होने से पहले ही वो पेड़ खत्म हो गया. सो आई होप ये क्लियर हो गई ट्री वाली बात. चलिए, क्वेश्चन नंबर 9. इज जिम अवेयर ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स एंड डज ही ऑलवेज प्रैक्टिस इकोलॉजी मेजर्स? गिव आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ योर आंसर. तो यानी अब क्या पूछा गया है, क्या जिम को सभी एस्पेक्ट पता थे और क्या वो हमेशा खुद इकोलॉजी को प्रैक्टिस करता था?
आपको जो है आर्ग्यूमेंट्स बताने हैं अपने आंसर के फेवर में। तो आप क्या आंसर करेंगे? अब लेसन के अकॉर्डिंग आंसर करते हैं भाई। अकॉर्डिंग टू द लेसन, इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट जिम इज़ अवेयर ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ सेविंग इकोलॉजी। यानी लेसन के अकॉर्डिंग इतना तो समझ आ रहा है कि जिम का दिमाग सही था भाई, उसको सब समझ आता था कि इकोलॉजी को ऐसे बचाना है, बट लेकिन he himself is unable to practice it properly। उसे सारे एस्पेक्ट पता थे लेकिन वो खुद उसे प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं कर पाता था। He talks about the importance of preserving the environment with the people. He does not get proper cooperation and assistance from the people in his work, as they feel he is only preaching and not following। यानी वो लोगों को सिखाता तो था लेकिन लोग उसका सहयोग या मदद नहीं करते थे इस मामले में। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि ये सिखा तो रहा है लेकिन खुद ही उस चीज़ को फॉलो नहीं करता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ हीरो और हीरोइन डज नॉट ऑलवेज अराइव ऑन अ गैलोपिंग हॉर्स टू सेव द डे। समटाइम्स द हीरो और हीरोइन merely demonstrate the potential for action rather than a completed task. What potential does Jim have as the hero in the story? अब इस क्वेश्चन को समझो। देखो ये बता रहे हैं क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, पहले समझा दूँ। बोलो मैं इतना खतरनाक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है कि मूवी में जब हम देखते हैं तो यार ऐसा नहीं है हीरो हीरोइन हमेशा जो है बहुत ही बड़ी घोड़ी पे आ रहा है, गाड़ी पे आ रहा है, एकदम धमाकेदार एंट्री है बिल्कुल साउथ मूवीज़ की तरह। ऐसा नहीं है भाई। कभी कभार हीरो जो है मूवी में ऐसा है कि आपका पोटेंशियल एक्शन कितना है, यानी आप कितना काम कर रहे हो, वैसे नहीं। अपन अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो उसका भाव क्या है, यानी आप एक्चुअल में क्या चाहते हो। तो इधर पे जिम में ऐसा क्या पोटेंशियल था जिससे वो अपनी स्टोरी का कहीं ना कहीं अपन उसे हीरो कह सकते हैं। तो आंसर देख लेते हैं। जिम एज अ हीरो ऑफ दिस स्टोरी इज एज अ मैसेंजर। किस तरह ये हीरो है? हाँ बिल्कुल मानती हूँ वो चीज़ें खुद बेचारा फॉलो नहीं करता था, लेकिन अगेन बिकॉज ही वॉज यंग, तो अब यहाँ पे वो किसका रोल प्ले करता था? मैसेंजर का। यानी वो लोगों को ये ज्ञान बांटता था, मैसेज पहुँचाता था कि बचाओ नेचर को। I think he is just like hero of tragedy in conflict. His message is agreed by all, but there is a conflict of thoughts, feelings, desired purposes. यानी tragedy of conflict यानी क्या कि लोग जो हैं उसके मैसेज से मानते तो थे ठीक है इकोलॉजी को बचाना है, लेकिन अब कितने तरह के लोग हैं, सबकी थिंकिंग अलग, फीलिंग्स अलग, ओपिनियन अलग कि ये ऐसा होना चाहिए वैसा, तो इसलिए वो लोगों को अच्छे से कन्विंस नहीं कर पा रहा था। और यही बोल सकते हैं उस हीरो का मूवी में चैलेंज था। अब मूवी में कैसे होता है भाई, एक हीरो होता है एक विलन होता है। अब यहाँ पे विलन जैसा कुछ नहीं है, बट यहाँ पे जो है लोगों की डिफरेंट थिंकिंग, डिफरेंट थॉट्स ही जो है यहाँ पे हमारे विलन टाइप हैं भाई। तो हिज मैसेज इज अग्रीड बाय ऑल, बट देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फीलिंग्स, थॉट्स, डिजायर्स एंड पर्पसेस। There is a conflict of persons with one another or with circumstances or with themselves। तो लोगों की जो कॉन्फ्लिक्ट है यूजुअली क्या होती है, या तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास कोई इंसान है तो आप उससे लड़ सकते हो, या तो अपने खुद ही के थॉट्स में आप परेशान रह सकते हो, है ना। कुछ लोगों के पास परेशानी होती नहीं है लेकिन वो बना देते हैं, तो यही बात यहाँ पे है। Again, it may be taken for granted that a tragedy is a story of unhappiness or sufferings and excites such feeling as pity and fear। Thus the hero Jim does the work in these circumstances। तो हमारे हीरो का यहाँ पे विलन क्या था, डिफरेंट चीज़ें थी कि कैसे या तो आपकी कोई स्टोरी अनहैप्पीनेस की हो सकती है, कोई सफरिंग की हो सकती है, कोई डर की हो सकती है। तो इन्हीं सब थॉट्स को लेके जो है हमारा हीरो जिम है इन सर्कमस्टेंसेस पे काम किया। जैसे वो मिस्टर विलियम के घर गया, मिस ग्रीन के घर गया, जॉनसन के घर गया, डिफरेंट टाइप के लोग थे, डिफरेंट बातें करी, डिफरेंट थॉट्स शेयर करिए। तो वैसा ही इसके लिए जो है हीरो के लिए चैलेंज यही था हमारी मूवी में या हमारी स्टोरी में। सो आई होप द आंसर इज क्वाइट क्लियर। ऑलराइट, सो यहाँ खत्म होते हैं हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स। देन अगेन बुक में ही आगे लॉन्ग आंसर के बाद आता है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश का, यानी जो आपका लेटर राइटिंग हो गए, स्पीच हो गए, नोटिस हो गए, वो सब आते हैं। तो कॉम्पोजिशन बुक में ही दिया है, पढ़ लेते हैं क्या लिखने को दिया है। प्रिपेयर अ स्पीच इन अबाउट 100 words to be delivered in the morning assembly of the school on how students can become ecology friendly। तो आई होप स्पीच आपको समझ आती है क्या होता है। स्पीच बेसिकली भाषण होता है, तो कॉम्पोजिशन में स्पीच भी आ सकती है। अब आपको बोला गया है कि आपको स्कूल की मॉर्निंग असेंबली में एक छोटी सी स्पीच देनी है। स्पीच का टॉपिक है हाउ स्टूडेंट्स कैन बिकम इकोलॉजी
फ्रेंडली। तो इस स्पीच को हम देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे दिया गया है, इसे हम स्टडी करते हैं। बिगिनिंग विथ स्पीच, तो भाई कैसे लिखना है, क्योंकि ये स्पीच अगेन आपको इंग्लिश में जाके बोलनी नहीं है, आपको लिखनी है, तो आप क्या करोगे, मिडिल में आप हेडिंग लिख दोगे जो भी स्पीच है। जैसे अपना हेडिंग क्या है, हाउ स्टूडेंट्स कैन बिकम इकोलॉजी फ्रेंडली, सो यू विल से स्पीच ऑन हाउ स्टूडेंट्स कैन बिकम इकोलॉजी फ्रेंडली, ये आपको सेंटर में लिखना है। नाउ आप जो है ग्रीटिंग देनी है आपको सबसे पहले, बिकॉज बेटा अगेन स्पीच है, तो आपको पता होगा स्कूल में जब स्पीचेस होती है मॉर्निंग असेंबली में, तो आप गुड मॉर्निंग करते हो, आप ग्रीट करते हो, तो एक ग्रीटिंग मैं आप पे छोड़ती हूँ, लिखी है मैंने ऑल्दो, लेकिन यू कैन ऐड ऑन सम मोर थिंग्स, लाइक आपके स्कूल में कोई और हो, है ना, कोई मान लो मॉर्निंग असेंबली में कोई चीफ गेस्ट आ गए, तो चीफ गेस्ट का नाम लिख देना। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर या मैडम जो भी हों, टीचर्स एंड माई डियर फेलो स्टूडेंट्स यानी मेरे जो साथ में पढ़ने वाले मेरे दोस्त हो। I am here to deliver a speech on the topic which is very important for the progress of our planet. That is how students can become ecology friendly. तो आप ऐसे शुरुआत कर सकते हो, यहाँ तक लाइन सेम रख सकते हो, कोई भी टॉपिक दिया गया हो। I am here to deliver a speech on the topic which is very important for the progress. अब इकोलॉजी है तो प्लानट लिख सकते हो, या फिर आएगा वुमेन एम्पावरमेंट तो आप कंडीशन लिख सकते हो। तो ऐसे जो है आप चेंजेस कर सकते हो। शुरुआत का ग्रीटिंग हो गया, देन आती है आपकी मेन बॉडी। शुरुआत में क्या किया है आपने, ग्रीटिंग करी है, ग्रीटिंग में आप अगर 2-4 और शब्द अच्छे डालना चाहते हो तो डाल सकते हो भाई, है ना। जैसे आप कह सकते हो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन सच टॉपिक, सो ऑन एंड सो फोर्थ चीज़ें यू कैन ऐड ऑन। कमिंग टू द मेन बॉडी, मेन बॉडी का मतलब क्या, जो आपका टॉपिक है अब आपको एक्चुअल जो है उसमें फैक्ट्स डालने हैं। So the school must have a pleasant atmosphere, gardens, trees and flowers which help the students to relax. In fact, some lessons on ecology should be given in the open air so that students must become nature friendly. तो ये कुछ पॉइंट्स अगेन मैं आपको कह रही हूँ, बिल्कुल छापना नहीं है वैसे का वैसे, बिल्कुल वैसे का वैसे छापना नहीं है, आप अपने क्रिएटिव पॉइंट्स इसमें ज़रूर डाल सकते हैं। कि इकोलॉजी फ्रेंडली कैसे हो भाई, तो पहले इकोलॉजी का इंपॉर्टेंस समझाओ उन्हें कि यार एटमॉस्फेयर, नेचर कितना ज़रूरी है। यार आप जो है पूरे दिन अगर घर में रहो तो बाहर निकलना चाहते हो ना कि भाई थोड़ा ताज़ी सांस ले, ताज़ी हवा ले, तो एटमॉस्फेयर का कितना इंपॉर्टेंस है। गार्डन में ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, खेलने जाते हैं, उसका इंपॉर्टेंस बताना है। इनफैक्ट सम लेसन्स ऑन इकोलॉजी, यानी कुछ क्लासेस क्लासरूम में तो होती हैं, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा काफ़ी होता था कि जो है गार्डन में, जो स्कूल का ही गार्डन है या क्लास के बाहर क्लास ली जाती थी ओपन एयर में, तो वो भी एक जो होता है ना माइंड रिलैक्स होता है, उसमें भी मज़ा आता है। अलग चीज़ें हैं भाई, ताकि बच्चे भी जो है नेचर फ्रेंडली बन सकें। द गुड और बैड क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ इज़ डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ आवर नेचुरल इन्वायरमेंट। हमारी लाइफ कितनी अच्छी है या कितनी बुरी किस पे डिपेंड करता है, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है। एंड ये बहुत ही करेक्ट बात है। Our need for food, water, shelter and other things depend on the environment around us. आप खुद इमेजिन करो यार, हम सोचते हैं कि हम छुट्टी पे यहाँ जाएंगे, हम कहीं, कोई बोलता है शिमला जाएंगे, कोई कश्मीर जाएंगे, कोई गोवा जाएंगे, कोई पचमढ़ी, यानी क्यों बोलते हैं ऐसी जगह, क्या है वहाँ पे, नेचर है ना। छुट्टियों में ये प्लान बनाते हैं ना नेचुरल चीज़ें जाने का। ऐसा तो नहीं है मैं बोलती हूँ कि मेरे को शिमला के वो मॉल जाना है, भाई मॉल फिर बंद जगह हो गई, हमें क्या है नेचर में जाना है। तो नेचर ऑटोमेटिकली, अगर आपके आसपास का सराउंडिंग बहुत ही प्लेजेंट होगा ना, तो आपका खुद का मूड एंड खुद की लिविंग यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाएगी। तो यही बात यहाँ एक्सप्लेन की गई है। There must be a balanced natural cycle that exists between the environment and the lives of human beings, plants and animals. यानी जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनकी लाइफ में जो है एक बैलेंस बने रहना चाहिए। Due to many human activities, our planet has reached unsustainable levels. बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ XYZ आप बता सकते हो, यूजेज ऑफ कार्स, बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस हम यूज़ करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ चीज़ों की वजह से, फैक्ट्रीज़ हैं उसका डस्ट निकलता है, जो हमारा एनवायरनमेंट है ऐसे लेवल पे आ गया है जिसको हम सस्टेन शायद नहीं कर सकते। Therefore, it is our duty and responsibility to lower the loss. तो ये हम सबकी, किसी एक की नहीं, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमने नुकसान किया है उसकी हम भरपाई भी करें। Every individual can play a significant role in this solution. और इस सोल्यूशन में हर इंडिविजुअल यानी हर इंसान जो है एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकता है। आप छोटे से छोटा बच्चा ले लो, अगर उसको कचरा नहीं फैलाएगा वो, तो देन अगेन पोल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक रैपर से कुछ नहीं होता है ना, बूंद बूंद से बनता सागर, अगर आपने ये बात सुनी हो, है ना। सो एवरी पेनी काउंट्स। तो आप अगर छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करोगे तो नेचर को बचा सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल वी शुड टेक अ प्लेज टू से नो टू प्लास्टिक्स। तो आप अभी के जब भी आप ये स्पीच लिखोगे तो ट्रेंड के हिसाब से आप कुछ चीज़ें लिख सकते हो, जैसे नो टू प्लास्टिक्स, प्लास्टिक चीज़ों को मना करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ इट वी मेक यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली सब्सटीट्यूट्स लाइक पेपर एंड क्लॉथ बैग्स, प्लास्टिक की जगह पेपर एंड क्लॉथ बैग यूज़ करें। द गवर्नमेंट ऑफ एवरी कंट्री मस्ट इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट लॉज फॉर इंडस्ट्रीज, दोज आर रिलीजिंग द टॉक्सिक वेस्ट। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, गवर्नमेंट को लॉज निकालने चाहिए कि ये जो टॉक्सिक वेस्ट है उनको ट्रीट करके निकाला जाए या फिर उनका सही प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए। The awareness programs should be organized to encourage citizens to use public transport as much as possible। तो 4-5 चीज़ें कवर कर सकते हो कि ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम निकले जिसमें लोगों को उत्साहित किया जाए कि भाई आप जो है अपनी अपनी अलग गाड़ियाँ ना लेके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोशिश करके जितना हो सके उतना यूज़ करें। इन दी एंड अब लास्ट जो है क्या होगा बेटा, पहले क्या देखा, ग्रीटिंग, दूसरा मेन जो बॉडी है, लास्ट पैराग्राफ जो आप लिखोगे वो होगा कंक्लूजन, यानी आपकी स्पीच एटलीस्ट आप 3 पैराग्राफ्स में तो लिखेंगे ही। ग्रीटिंग से शुरुआत करके बॉडी आएगी, बॉडी के बाद जो है कंक्लूजन, कंक्लूजन यानी लास्ट में कंक्लूडिंग नोट जिसे कहते हैं हम। इन द एंड आई वांट टू से that we must spread environmental awareness in our society as well as in our daily routine life. It is necessary to save and protect our environment. In my view, ऐसे कुछ words आप लिख सकते हैं स्पीच में। In the end, in my view है ना, according to me, ऐसे आप words use कर सकते हैं। In my view यानी मेरे हिसाब से। It is the responsibility of everyone to do our bit for the environment. तभी इस चैप्टर का नाम है इकोलॉजी बिट। डू आर बिट यानी अपना थोड़ा सा जो है हम योगदान जरूर दे सकते हैं। Therefore, ending with therefore, let us work together towards a greener and more sustainable future. So I hope आपने कुछ कुछ वर्ड्स यहाँ से सीखे होंगे एंड इसी पैटर्न में जो है आप अपनी स्पीच लिखेंगे। तो पहला कंपोजिशन इज डन। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपोजिशन, 2 ही हैं। दूसरा वाला है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड telling him the measures your school has taken to preserve ecology in the locality। तो किसको चिट्ठी लिखनी है? आपको अपने दोस्त को लेटर लिखना है कि कैसे जो है आपके स्कूल ने, जहां आप जाते हैं, उसने मेजर्स लिए हैं इकोलॉजी को बचाने के लिए। अब हमें पता है 2 टाइप के लेटर होते हैं। एक होता है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर आप कब लिखते हो भाई? जब आप जो है ऑफिशियल लेटर लिख रहे हो, यानी प्रिंसिपल सर को लेटर लिखा है आपने या किसी मिनिस्टर को लेटर लिखा है ना, तो वो फॉर्मल लेटर होंगे। अब अगर आपको कह दिया जाए कि किसी फ्रेंड को लेटर लिखना है, मम्मी को, पापा को, अंकल को, चाची को, किसी को भी, तो ये कैसे लेटर्स होते हैं भाई? इनफॉर्मल लेटर। क्यों? मतलब यहाँ फॉर्मेलिटी नहीं करोगे, आपके लोग हैं। तो इस लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है हम देख लेते हैं। ऑन द लेफ्ट साइड यू विल राइट द एड्रेस, उसके बाद डेट आएगी। डेट लेटर में याद रखा करो, ऐसे ऐसे लिखने की गलती मत करना, है ना। 2011 लिखा है, उसमें कुछ भी लिख सकते हो डेट, ठीक है। 2012 लिख लो, 13 लिख लो, 22 लिख लो, आगे की लिख लो। लेटर में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि लेटर में आज की डेट लिखनी है, इट्स फाइन, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ऐसे मत लिखना डेट कभी, इस पैटर्न में नहीं। डेट आपको पूरी लिखनी चाहिए, 10 अप्रैल 2011। फिर आप एक स्पेस छोड़ोगे, आपका जो भी नाम है फ्रेंड का, डियर अमरेश लिखा है, यहाँ पे कॉमा लगाओगे, लाइन छोड़ोगे, देन बिगिन विद द लेटर। सो लेटर को क्विकली से हम रीड करते हैं। होप दिस लेटर ऑफ माइन finds you in the best of mood and spirit। कितनी सुंदर लाइन लिखी है। इस लाइन का मतलब है वो उससे उसका हालचाल पूछ रहा है। होप दिस लेटर ऑफ माइन, उम्मीद करता हूँ मैं, मेरा जो लेटर है, finds you in the best of mood and spirit, आप जो है आप उस टाइम पे बहुत ही अच्छे मूड में रहो, आपकी जो है हेल्थ वेल्थ सब बढ़िया हो। थ्रू दिस लेटर, इस लेटर से I am going to inform you that our school has taken a task to go to the nearby locality to preach the people about ecology। तो मैं अपने दोस्त को बता रही हूँ भाई कि इस लेटर से मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे मेरे स्कूल ने जो है एक टास्क दिया है हमें कि आसपास की लोकेलिटी में जाके लोगों को इकोलॉजी के बारे में सिखाना है। स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस टेक पार्ट एंड गो डोर टू वर्क फॉर इकोलॉजी। अलग अलग क्लास के स्टूडेंट्स इसमें पार्ट ले सकते हैं और हमें जो है डोर टू डोर लोगों के घर घर जाके लोगों को समझाना है। वी आर डूइंग समथिंग, गोइंग अराउंड टेलिंग पीपल व्हाट दे शुड डू। वी टेल देम दैट सपोर्ट फॉर इकोलॉजी हैज ऑल्सो कम फ्रॉम सेवरल रिलीजियस लीडर्स। अब देखो यूजुअली क्या होता है, जो लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, नॉर्मली किस चीज़ से ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं? मान लो आप कहीं गए हो, वहाँ पे लोग रिलीजियस चीज़ों को भी ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, या फिर जो है आप कुछ उनको पहले के आप हिस्ट्री से रिलेटेड आप लीडर्स के बारे में बताओ कि कैसे यहाँ पे भी लिखा गया है कि जो है इन्वायरमेंट को साफ रखना चाहिए। अगर कोई किसी पर्टिकुलर रिलीजन है तो उसका रेफरेंस दे के बताओ कि भाई आपके रिलीजन में भी दिया है, आप ये जो है सफाई मेंटेन करें। तो यानी ऐसे कुछ रेफरेंस आप दे सकते हैं।
We tell them that the economy and ecology stem from the same meaning house. हम उन्हें बताते हैं, ये दो वर्ड सुने होंगे आपने, एक होता है इकोनॉमी और एक होता है इकोलॉजी, एक ही जगह से निकल के आते हैं जिसका मतलब है घर, यानी क्या आपका जो घर है शुरुआत वहीं से करो। तो इन दो वर्ड्स का मतलब समझाते हुए कहा है इकोनॉमी इज द मैनेजमेंट ऑफ हाउस, इकोनॉमी यानी क्या, कैसे आपको घर चलाना है, घर के खर्चे जो है मैनेज करने हैं, एंड इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउस, द हाउस इज द अर्थ, यानी आपका जो खुद का घर है, आपका जो खुद का घर है वो क्या है भाई, ये जो धरती है ये भी तो आपका घर ही है ना। अपने घर को कैसे हम साफ सुथरा रखते हैं, तो वैसे ही इस अर्थ को भी अपना घर समझे, इस टाइप से हम उन्हें टीच करते हैं। मैनी सिविलाइज मैन एंड वुमेन लर्न टू अंडरस्टैंड देयर हाउस, तो वो बता रहा है कि बहुत सारे जो सिविलाइज मैन एंड वुमेन हैं वो अपने घर को समझते हैं। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, सक्सेस मस्ट कम एट लास्ट, तो वो कह रहा है हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं एंड उम्मीद करता हूँ मुझे सक्सेस मिले। तो देखो लेटर लिखने में उसने कितना अच्छा रेफरेंस दिया है इकोनॉमी एंड इकोलॉजी का, तो ऐसे ही आप भी अपनी क्रिएटिविटी बिल्कुल शो कर सकते हैं। तो लेटर में बेटा देखो एड्रेस लिखा, ये लिखा, यहाँ पे जो है हमने लिखा है स्टार्ट करते हुए पूरी बॉडी लिखी है, एंड लास्ट में ये कंक्लूडिंग नोट जरूर लिखना है। काइंडली गिव मी योर थॉट्स इन दिस रिगार्ड, होप टू लिसन फ्रॉम योर स्कूल, यानी लास्ट में उसे बोला कि मुझे बताना यार तुम्हारे इस पे क्या थॉट्स हैं, और जो है तुमसे मैं जल्दी सुनूंगा, यानी मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारा लेटर मुझे जल्दी आएगा। योर लविंग फ्रेंड शशि। तो इस टाइप से यू नीड टू राइट अ लेटर विद योर ओन क्रिएटिविटी एज वेल। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इसी के साथ खत्म होते हैं हमारे लेसन 2 के क्वेश्चन आंसर एंड कॉम्पोजिशन। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और हुए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको मिलती है 7 से लेकर 12 तक बिल्कुल फ्री एजुकेशन। लेफ्ट साइड में आप जो कोर्सेज देख रहे हो वो भी बिल्कुल फ्री है भाई, हमारा हिंदी चैनल, इंग्लिश चैनल सब है। एंड कनेक्टेड रहना चाहते हो तो सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं हमारे, सो यू कैन स्टे ट्यून्ड विद अस। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।